तुर्की के गाजियान्तेप शहर में कुर्द शादी समारोह में हुए आत्मघाती विस्फोट में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 69 लोगों के घायल होने की खबर है। तुर्की का ये इलाका सीरिया की सीमा से सटा हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस्तांबुल के सिटी हॉल के सामने राष्ट्रीय टीवी पर कहा कि हमलावर की उम्र 12 से 14 साल के बीच थी। उन्होंने बताया कि 69 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 17 की हालत नाजुक है। उन्होंने बताया कि कई गहन अभियान चलाए गए हैं और चलाए जा रहे हैं। बेशक हमारे सुरक्षा बल कहीं अधिक गहनता से अभियान चला रहे हैं। गौरतलब है कि तुर्की के लिए ये साल बहुत ही बुरा रहा है, जहां 15 जुलाई को तख्ता पलट की कोशिश के दौरान तुर्की में भारी खून खराबा हुआ। वहीं इस साल तुर्की पर कई आतंकवादी हमले भी हुए और इन हमलों के लिए कुर्द एवं इस्लामी आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट। खबर तो सभी दिखाते हैं, लेकिन क्या हुआ उसका समाज पर असर और क्या है जांच की दिशा, इस पर रहती है मेरी नजर। गुनाह चाहे छोटा हो और गुनहगार कितना भी बड़ा, मेरी निगाहों से कोई बच नहीं सकता। कहाँ जुड़े हैं अंडरवर्ल्ड के तार, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सब की खबरें देता हूं मैं। गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड पुलिस और खाकीधारियों के नक्सल्स को मैंने देखा और दिखाया भी। समय मुंबई की क्राइम टीम रखती है अपराध जगत पर अचूक नजर। परिणीति चोपड़ा पर भारी पड़ा एक ट्वीट। हेल्थ टिप्स देने के कारण मैडम को सुनने पड़े कई कमेंट्स। जी हां, हाल ही में मोटी से पतली हुई परिणीति ने जब अपनी एक फ्रेंड को पतले होने की हिदायत दी, तो मैडम को सोशल मीडिया पर जमकर सुननी पड़ी कई बातें। दरअसल परिणीति चोपड़ा ने कुछ समय पहले कहा था, अगर आप अपनी बॉडी को लेकर संतुष्ट नहीं हो तो उसे बदलने की कोशिश करो। अगर आप संतुष्ट हो तो कोई जरूरत नहीं है और आपको भी किसी दूसरे के शरीर पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हाल ही में उन्होंने वजन कम करके हर किसी को चौंका दिया। परिणीति चोपड़ा ने जब बॉलीवुड इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, तब कई बार उनके वजन को लेकर कमेंट किया गया। इस पर एक वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें फूड पसंद है और इसके लिए उन्हें कोई नहीं रोक सकता। परिणीति चोपड़ा की एक वीडियो ऑनलाइन काफी चर्चाओं में है। इसमें वो अपनी एक दोस्त को बर्थडे विश करने के साथ ही कम खाने और पतला होने की सलाह देती दिख रही हैं। परिणीति इस वीडियो में साथी एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ कार में ट्रेवल कर रही हैं। वीडियो में दोनों कलाकार परिणीति की दोस्त को बर्थडे विश कर रही हैं। इस दौरान आलिया परिणीति से कोई मैसेज देने को कहती हैं, तो इस पर परिणीति वजन कम करने की सलाह दे बैठती हैं। इस बात से आलिया भट्ट भी कुछ अचंभित दिखी। Happy birthday! Hi Shelby! Happy birthday! We're sending you lots of love and have a great birthday. Pari, any other tips? No, nothing. Eat less, please. Become thin. Arre? What thing? No. Say hi, everybody. Happy birthday! So sweet. Okay, bye now. Bye. सोशल मीडिया पर भी वीडियो को लेकर कई लोगों ने साफ कहा कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एक यूजर ने तो उन्हें फेक तक कह दिया। लोगों का कहना है कि ये वही परिणीति हैं जो कभी खाने पीने और वजन को लेकर लंबी चौड़ी बातें किया करती थी। उनका मानना था कि किसी को भी खाने और वजन पर कमेंट करने का अधिकार नहीं है। कभी इन्हीं दिक्कतों का सामना करने वाली परिणीति आज अपनी ही फ्रेंड पर कैसे कमेंट कर सकती हैं? कश्मीर में जारी हिंसा के मद्देनजर एक बार फिर देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीरी युवकों से अपील की है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कश्मीरी युवकों से अपील की कि वो हाथों में पत्थर की जगह कंप्यूटर थामे। कश्मीर में छोटे छोटे बच्चे युवकों के हाथों में पत्थर, जबकि नौजवानों के हाथों में पत्थर नहीं होना चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए। होनी चाहिए
तो कलम होनी चाहिए, कंप्यूटर होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने निहित स्वार्थवश उन बच्चों को हाथ में पत्थर उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि वह उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या कोई पिता अपने बच्चे को, मासूम बच्चे को, अपने युवा बच्चे को यह कहेगा पढ़ाई लिखाई बंद करो, तुम पत्थर चलाओ? मैं अपील करना चाहता हूं इस प्रकार की नापाक हरकत करने वालों से, कृपया हमारे कश्मीर के बच्चों को पत्थर उठाने के लिए प्रेरित मत करो। वो मासूम है, वो भी भारत के नागरिक है। कोई उनकी समस्या होगी, कोई कहीं कठिनाई होगी, ठीक है ना, तो प्रदर्शन के माध्यम से उस कठिनाई का समाधान नहीं हो सकता है। समाधान यदि हो सकता है तो परस्पर बातचीत से ही समस्या का समाधान हो सकता है। राजनाथ सिंह शाहजहांपुर में तिरंगा यात्रा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राजनाथ ने देश भर के नौजवानों से अपील की कि वो कश्मीरी छात्रों को भी देश के अन्य छात्रों की तरह समान ही समझें। कश्मीर का रहने वाला हमारा कोई भी नौजवान देश की किसी भी शिक्षण संस्था में पढ़ता हो, किसी विद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ता हो, हिंदुस्तान के नौजवानों की यह जिम्मेदारी बनती है कि उस कश्मीरी नौजवान को अपना भाई समझें, उसको इज्जत मुहैया कराएं, उसको सुरक्षा की करें, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करें। कश्मीर में हिंसा लगभग 2 महीनों से जारी है। ऐसे में ये अपील शायद कश्मीरी युवकों को सही रास्ते पर ले आए। NMF न्यूज की रिपोर्ट। फिक्री अली के गाना दिन में करेंगे जगराता पर चिपमंक के द्वारा डांस कराया गया। इस गाने के डायरेक्टर साजिद वाजिद ने कमाल की म्यूजिक कंपोज किया है। आइए लेते हैं गाना का पूरा मजा। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड अपने पहले विदेशी दौरे पर भारत आने वाले हैं। 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर प्रचंड 15 सितंबर को भारत आएंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों ने प्रचंड की यात्रा की पुष्टि की। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अगस्त को उनसे मिलने आए नेपाल के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विमलेंद्र निधि के जरिए प्रचंड को भारत यात्रा का न्योता दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड के नेतृत्व में नेपाल की नई सरकार को शुभकामनाएं और बधाई भी भेजी थी। निधि ने मोदी को नेपाल के ताजा घटनाक्रम पर जानकारी दी। नेपाल में भारतीय दूतावास के सूत्रों के अनुसार प्रचंड के विशेष दूत के तौर पर भारत यात्रा पर आए निधि ने यात्रा के बारे में भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत की। NMF न्यूज की रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व IPS श्री वसीम अहमद जी, जिन्होंने भी हाल ही में प्रशासनिक सेवा से रिटायर होने के बाद कांग्रेस ज्वाइन की। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि इतनी सारी पार्टियों में कांग्रेस है, तो
सिंह जी, इतना प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, पूरा IPS रहे हैं, तमाम जगह की पोस्टिंग रही है, काफ़ी पार्टियों के अपने नेताओं के अपने अधिकार पर, तो कांग्रेस ही देखिए, कांग्रेस के संबंध में सबसे बात है, एक तो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, पुरानी पार्टी है, नीति वाली पार्टी है, आदर्शों की पार्टी है। और आदर्श में जो सबसे नीतियों में और आदर्शों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश सबका है, तो उसकी जो सोच है वो ये कि सब लोगों को साथ लेके चलना, उसमें हिंदू मुसलमान का अंतर न करना, सर्वधर्म समभाव की जो बात में है, सद्भावना की जो बातें हैं, वो सबसे ज़्यादा मैं आकर्षित इस बात से हुआ। और दूसरी बात यह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत, क्योंकि मैं सन 55 का पैदा हूँ, तो मैंने कुछ पीरियड तो मतलब अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी का देखा है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, उसके बाद राजीव गांधी साहब का भी मैंने कार्यकाल देखा है। जिस स्तर पे भारत की छवि बनी, जिस स्तर पे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आया, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में भारत एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बनकर आया। तो मैं ये समझता हूँ कि सारी चीज़ों ने आकर्षित किया, इसकी नीतियों से सहमत होकर और इसके जो विकास के एजेंडा था उससे सहमत होकर कि मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। और ये मेरे दिल की अपनी इच्छा है कि मैं इसको स्ट्रांगली सर्व कर सकूं और जो बातें कांग्रेस की नीतियाँ उसको जन तक पहुँचा सकूँ। हमें सब अभी हाल ही में देखने का है कि काफ़ी पार्टियों के लोग कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के काफ़ी अच्छा है, कभी इधर से उधर। तो दल बदल नीति पे आपका क्या कहना है? देखिए, दल बदल नीति में एक बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि वफादारी अगर नहीं है, जनता के साथ आप बेवफाई कर रहे हो, फिर पार्टी के साथ बेवफाई कर रहे हो, तो बेवफाई कौन लाइक करता है आप बताइए। आपको जनता चुन के देती है और जनता भेज रही है आपको पंजे के उससे, जनता आपको भेज रही है कांग्रेस पार्टी के नाम पे, कल आप उसमें उसको दगा देते हैं, पार्टी के हित के अगेंस्ट में आप काम करते हैं, जनता के हित के अगेंस्ट में काम करते हैं, तो ये बेवफाई और वालों से पूछना पड़ेगा कि वो बेवफाई उनकी कौन स्वीकार करेगा, कौन समाज स्वीकार करेगा, कौन पार्टी स्वीकार करेगी। तो ये उसके लिए दोषी वो लोग हैं जो दल बदल करते हैं, और अगर वो अगला चुनाव लड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको फिर जनता ही सबक दे सकती है कि उन्होंने क्या गलत काम किया था। इसमें जी, अभी तक तो आप एक ब्यूरोक्रेट थे, अब एक नेता की नई पारी शुरू कर रहे हैं। 2017 में जो आने लग रहा है सभा चुनाव है, इसमें क्या आप कहीं से टिकट की मांग है, अभी कहीं से आपका है? निश्चित रूप से देखिए, मैं बेसिकली जन सेवा में रहा हूँ और गांव स्तर तक में मैं जाता रहा हूँ, मैं जानता हूँ जन सेवा क्या होती है, या जनता की जो तमाम परेशानियाँ हैं उससे भी मैं भी हूँ। पुलिस अधिकारी के होने के नाते तहसील दिवस, थाना दिवस मैंने देखा है जनता की। तो मैं चाहता हूँ कि एक हैसियत से अगर आप कहीं कुछ सेवा करते हैं, आपकी एक स्थिति रहती है, और फिर अगर आप कोई पॉलिटिकल पावर के परिप्रेक्ष्य में आप किसी के होते हैं तो आपको अपने काम को किसी के साथ न्याय कराने में, कोई काम को कराने में ज़्यादा सहायता मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि उस परिप्रेक्ष्य में मैं चुनाव ज़रूर लड़ना चाहूँगा, और यदि मुझको ऐसी अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से मैं चुनाव। कौन सी है? बाराबंकी मुझे, क्योंकि लखनऊ का मैं सेटल डाउन हूँ और बाराबंकी बगल में, और साल भर में वहाँ SP रहा हूँ, और मैंने जो भी काम किया है वहाँ की जनता जानती है। तो ये थे हमारे साथ वसीम अहमद, पूर्व IPS थे, और इन्होंने ब्यूरोक्रेट से अब नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। इनका मानना है कि बाराबंकी जिले से अपनी नई पारी शुरुआत करना चाहते हैं। लखनऊ से कैमरामैन मनोज पांडे के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ फर्स्ट। गोरखपुर के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी से हमने खास राजेश जी ऐसे क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जब पत्रकारिता को के क्षेत्र में कदम रखा एक पीड़ा थी, और उस पीड़ा को मैंने महसूस किया था। बहुजन समाज राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण की चिंता उन्होंने व्यक्त किया था, मैं भी चाहता था ये खत्म होना चाहिए। मैं जिस विधानसभा से आता हूँ वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया का वो सीट रहा, बल्कि राजनीति में अपराधीकरण की शुरुआत चिल्लूपाल सीट से हुई थी, और ये कहा गया था कि हम अपराधी विरोधी।
तो हम ये बात सोच के ज्वाइन किए थे कि दलितों, पीड़ितों, शोषितों या गरीब सवालों की ये हिमायत की बात करते हैं, ये अपराधियों के राजनीतिक अपराधिकरण के खात्मे की बात करते हैं, मैं शामिल हुआ था। लेकिन जो सीट बहुजन समाज पार्टी पिछले 6 बार से हार रही थी, लगातार हार रही थी, उसको की जान पर खेलकर हमारे मित्रों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस सीट को जीत के लिया, उसी माफिया परिवार को 6 महीने बाद उसी पार्टी में शामिल करा लिया गया। उनको बड़े बड़े पौधों पर दबाया जाने लगा। ये पहली पीड़ा थी। उसके बाद मेरी हत्या की सुपारी भी दी गई। जो नेता अपने ही, उसका ही सांसद, उसके ही विधायक की हत्या की सुपारी देता हो और वो मौन रहता हो, इसका मतलब उसके लिए कार्यकर्ता महत्वपूर्ण नहीं था, उसके लिए माफिया महत्वपूर्ण था। आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसीराम साहब के मिशन से भटक करके खुद रूप से पैसे के कमीशन पे आके टिक गई है। इस नाते मेरे जैसे लोग जब वो बाबा साहब के सपने को छोड़ गई, जब वो मान्यवर साहब की उम्मीदों को छोड़ गई, जब कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को छोड़ गई, तो फिर बहुजन समाज पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं था। हम वहाँ चल दिए जो बाबा साहब के सपने का भारत बनाना चाहता है, जो गांधी के सपने का भारत बनाना चाहता है, मैं उस नरेंद्र मोदी जी के साथ चल पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से जोड़ के देखा जाए कि उनके ज्वाइन करने स्वामी प्रसाद मौर्य जी या हम जैसे लोग, ऐसे तमाम वहाँ लोग हैं जो उपेक्षा, पीड़ा और अपमान से के दर्द झेल रहे हैं। आने वाले वक्त में वे सारे लोग कोई न कोई थोड़ा तो तलब। आगे आरोप लगते रहे हैं कि बहन जी पैसा लेके टिकट देते हैं। मेरी अपनी सीट पर 10 करोड़ रुपए लेकर के माफिया परिवार को दिया गया। मेरी अपनी सीट पर 10 करोड़ कुछ मांगी, मुझसे कैसे मांगा जाएगा? जब मैं 2007 में आया तो 6 बार वो सीट हारी हुई थी। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि शायद जीत पाएगा। जब हमने जीत लिया 2017, जो 2007 जीता, 2012 जीता, तब उन्हें लगा कि अब इसका रेट खोला जा सकता है। 10 करोड़ का सौदा कर दिया। ये टिकट कटने की वजह से आप इधर से हैं? नहीं, मैंने आपको बताया टिकट कटना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बहुजन समाज पार्टी अगर अपनी नीतियों पर कायम रहती तो एक सामान्य कार्यकर्ता बन के वहाँ पड़ा रह जाता। मगर जब अपने मिशन पे नहीं कायम है, अपने ही दलित भाइयों के वोटों का सौदा किया जा रहा हो, तो फिर मेरे जैसे लोगों का टिकने का क्या मतलब? चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं। मिशन 2017 यूपी में भी चुनाव का रंग करता है और हमने आपसे पहले भी वादे किए थे कि हम आपको आपके जनप्रतिनिधियों तक डायरेक्ट मुलाकात। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं श्री लल्लन कुमार। देखते हैं कि इनके अपने एरिया में क्या चीज़ समस्याएं हैं और कितना यहाँ पे है और ये पूर्वी विधानसभा के लिए क्या सोच रहे हैं। इस समय यहाँ पे भाजपा की सीट है। लल्लन जी, आपको पूर्वी विधानसभा सीट ले हुए आ रहे हैं, यहाँ पे मेन मुद्दा आपका क्या है? मेन मुद्दा तो देखिए सबसे बड़ी जो महंगाई है, और अगर आप इसको चुनावी मुद्दा ना बनाए तो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के जितने भी यूथ हैं, यहाँ पे जितने भी जनता है, उनसे हम बराबर आकर के मिलते रहते हैं और यहाँ पे जितने भी यूथ तो उसमें भी हमारा मतलब काफ़ी अच्छा एक व्यक्तिगत बना हुआ है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर बड़ा मुद्दा है यहाँ का पूर्वी विधानसभा से, तो 27 साल से यहाँ पे जो भी राज कर रहे हैं भाजपा की, जो यहाँ पे विधायक हैं, महंगाई को लेकर के हो, गुंडागर्दी को लेकर के हो, यहाँ रोड जो भी सड़कें बने कॉलोनियों में, वो अगर उठाया जाए मुद्दा तो मतलब बहुत बड़ी मुद्दा है। यहाँ 27 साल से यहाँ पे इस विधानसभा में लोगों का जीना बेहाल कर रखा है। तो हम लोग की ये कोशिश है कि इसको दूर किया जाए और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से इसको ख़त्म करके एक विकास की राह पे चला जाए। तो यहाँ पे अभी तक माना जाता है कि पहले कांग्रेस के कोई और उम्मीदवार हुआ करते थे, 2 बार यहाँ पे चुनाव लड़े हैं और यहाँ पे ज़्यादा अच्छी ये माना जा रहा है पूर्वी विधानसभा जो है वो भाजपा की सीट मानी जाती है। मनीष जी देखिए, मैं एक प्रत्याशी के तौर पे नहीं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक सोशल वर्कर के तौर पे बात कर रहा हूँ और यहाँ की जनता में थोड़ी बहुत अपनी लोकप्रियता है या जो यहाँ के लोग मुझे चाहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के बीच आऊँ और इनकी जो भी समस्या मैं सुनता हूँ और ये भी कोशिश करता हूँ कि सरकार से जो भी मौजूदा सरकार है उससे जो भी हो सके मांग करके उनकी समस्या को समाधान करवाने की कोशिश करता हूँ। यही हमारी प्रयास रही और आगे भी रही। अगर उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी सरकार, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो जरूर हम लोग विकास की रफ्तार को शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में आगे तक ले जाएंगे। मेन मुद्दा यहाँ पे अगर पूर्वी विधानसभा का देखा जाए तो क्या मेन मुद्दा देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ के जितने भी बिजनेसमैन हैं सब परेशान हैं टैक्स को लेकर के। आप व्यापारी भाई जितने भी सुरक्षित नहीं हैं, जितने भी व्यापारी भाई आप ये देखिए कि जो जब अपने घर से निकलते हैं वो कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। घर से लेकर के वो अपने दुकान तक के बीच जाने में मतलब असहज महसूस करते हैं।
तो उन सब चीज़ों को दूर करना है। दिन दहाड़े यहाँ लूट हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ललन कुमार, जो कि हैं तो कांग्रेस से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, पर इसको मानने के लिए एकदम तैयार नहीं है, एकदम सोशल वर्कर की तरह अपने आप को पेश कर रहे हैं। पर देखना ये है कि 2017 में आने वाले चुनाव में ये भाजपा की सीट को कांग्रेस की सीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लखनऊ से कैमरामैन मनोज पांडे के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ फर्स्ट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाता है। जहां जीएसटी लागू नहीं है, वहां वस्तुओं और सेवाओं पर अलग अलग टैक्स लगाए जाते हैं। सरकार के इस बिल पर सामान और हर सेवा पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा, यानी वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स जैसे करों की जगह सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा। आइए आपको बताते हैं जीएसटी के फायदे। अगर कोई कंपनी या कारखाना एक राज्य में अपना उत्पाद बनाकर दूसरे राज्य में बेचता है तो उसे कई तरह के टैक्स देने होते हैं और वो टैक्स दोनों राज्यों को चुकाने होते हैं, जिससे उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। जीएसटी लागू होने से उत्पाद की कीमत कम रहेगी। जीएसटी लागू होने के बाद देश की जीडीपी 1 से 1.25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इतना ही नहीं, जीएसटी लागू होने से अभी लगने वाले वैट और सेन वैट दोनों खत्म हो जाएंगे। जीएसटी लागू होने से सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होगा। पूरे देश में किसी भी सामान को खरीदने के लिए एक ही टैक्स चुकाना होगा। इसके शुरू होने के बाद कई टैक्स देने से छुटकारा मिल जाएगा। इससे कर की वसूली करते समय विभाग के अधिकारियों द्वारा कर में हेराफेरी की संभावना भी कम हो जाएगी। इसके लागू होने से टैक्स का ढांचा पारदर्शी होगा, जिससे काफी हद तक टैक्स विवाद कम होंगे। जीएसटी लागू होने पर कंपनियों और व्यापारियों को भी फायदा होगा। सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट टीवी। आज देखिए धरती से जुड़ा एक ऐसा सच जो अपने आप में कई राज समेटे हुए है। क्या आपने एक ऐसे नागलोक के बारे में सुना है जहां आज भी मौजूद है शेषनाग? क्या आपने कभी ऐसे नागलोक के बारे में सुना है जहां आज भी मौजूद है वो नाग जिससे समुद्र मंथन हुआ था? यह है धरती से जुड़ा हजारों साल पुराना ऐसा रहस्य जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। वो जगह जहां आज भी दफन है लाखों साल पुराना राज। वो जगह जहां आज भी मिलते हैं लाखों साल पुराने सबूत। वो रहस्य सृष्टि की रचना से जुड़ा हुआ है। वो राज धरती की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। जहां आज भी मौजूद है भगवान विष्णु की शैया, जहां आज भी मौजूद है समुद्र मंथन का नाग। आज आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे, पर लाखों साल पुराना वो राज आज भी धरती के नीचे दफन है। सदियों पहले के वो सबूत आज भी मौजूद हैं। एक एक रहस्य हैरान करने वाला है। 90 फीट गहरी एक गुफा ने हर राज से पर्दा हटा दिया है। न्यूज़ 24 ने खोज निकाली है वो जगह जहां लाखों साल पहले धरती के सभी नागों को अग्नि के हवाले कर दिया गया था। आज आप लाखों साल पहले के रहस्य के गवाह बनेंगे, क्योंकि मिल गया है नागलोक। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो कोई सामान्य चीज नहीं है, बल्कि लाखों साल से गुफा में मौजूद भगवान विष्णु का शेषनाग है। ये एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से गुफा में दफन था, लेकिन अब बाहर आ गया है। न्यूज़ 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा ने बड़ी ही मुश्किल से इस गुफा में प्रवेश किया और आप तक लाए हैं शेषनाग की तस्वीरें। दिखते हैं शेषनाग के नुकीले दांत। आज भी दिखती है शेषनाग की विष ग्रंथि। आज भी दिखती है शेषनाग की रीढ़ की हड्डी। ये
ये सब कुछ आज आप देखेंगे। धरती का ऐसा राज जिसे हर कोई जानता तो है पर कभी देखा नहीं। पौराणिक मान्यता है कि धरती को शेषनाग ने फन पर उठा रखा है। न्यूज 24 ने वही शेषनाग ढूंढ निकाला है। हमारी तलाश शुरू हुई पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से 80 किलोमीटर दूर एक गुफा है, पाताल भुवनेश्वर। यहां दफन है शेषनाग से जुड़ा हर राज। ये गुफा विशालकाय पहाड़ी के 90 फीट नीचे है। हम लोग करीब 90 फीट नीचे आ चुके हैं और धरती से नीचे 90 फीट आने के बाद जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं उस स्थान को कहते हैं पाताल लोक। यही वो पाताल लोक है जिसके बारे में तमाम पुराणों में कहा गया है और ऊपर से 90 फीट उतरने के बाद ये समतल स्थान आ जाता है जिसको कहा गया है पाताल लोक। सामने आपकी तस्वीर है और ये पूरा का पूरा समतल है। हम लोग करीब 90 फीट उतर चुके हैं और अब ये खुले में 130 मीटर लंबी गुफा है। देखने पर गुफा में उतरना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन गुफा में उतरने पर शरीर खुद ब खुद गुफा के संकरे रास्ते में अपने लिए जगह बना लेता है। गुफा में पहुंचने पर एक अलग ही अनुभूति होती है, जैसे कि आप किसी काल्पनिक लोक में पहुंच गए हो। गुफा में उतरते ही सबसे पहले गुफा की बाईं तरफ शेषनाग की एक विशाल आकृति दिखाई देती है, जिसके ऊपर विशालकाय अर्धगोलाकार चट्टान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शेषनाग ने इसी जगह पर पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया है। नीलम जी, सबसे पहली चीज क्या है? ये क्या है? ये जो आप देख रहे हैं साहब, ये शेषनाग का फन है। एक ऐसे है जैसे विष्णु सैया के ऊपर होता है और ऊपर का पटल जो आप देख रहे हैं पृथ्वी का है। पृथ्वी को शेषनाग जी ने अपने ऊपर समाया है और शेषनाग जी ने मुंह खोला अपना और अंदर आप देखिए पूरे उन्होंने अपने दांत दिखाए हैं। ये आपको जो अलग अलग टाइप के पत्थर अंदर में नजर आ रहे हैं, ये पूरे शेषनाग जी के दांत हैं। अब भगवान विष्णु के इस शैया को देखिए, ये शेषनाग है और गुफा में मौजूद इस नाग के फन को देखिए। दोनों में काफी समानताएं हैं और जिस तरह एक नाग के फन में दांत और विष ग्रंथि होती है, वो सब गुफा में मौजूद इस नाग में भी दिखाई दिया। इनके बीच में आप देखिए, ये शेषनाग की विष ग्रंथि है। ये जो आप सामने देख रहे हैं जिसमें टॉर्च लग रही है, ये शेषनाग जी की विष ग्रंथि है जी। ये हर नाग के तलवे में रहता है और इस नाग के तलवे में भी है, ये जो आप देख रहे हैं। तो अभी हम इस पाताल में कहाँ है? शेषनाग जी के अंदर हमने प्रवेश लिया, यानी विष्णु सैया के अंदर हम पूरी। अब जो है हम पाताल के अगले मार्ग की ओर जाएंगे। ये पूरा शेषनाग जी का मुंह है जी हाँ। और ये सामने की तरफ जो आप बता रहे हैं ये शेषनाग जी का जी हाँ फन है सर जी। अब हमारा जो है अगला जो मार्ग होगा, अब हम शेषनाग जी के गर्भ में प्रवेश करेंगे। शेषनाग से जुड़ा ये सच वाकई हैरान करने वाला था। ये गुफा बहुत लंबी है। हमारे साथ मौजूद गुफा समिति के अध्यक्ष हमें शेषनाग के गर्भ में ले जा रहे थे, जहां और भी चौंकाने वाले रहस्य दिखाई दिए। जमीन पर प्राकृतिक रूप से बने इस निशान को देखिए। मान्यता है ये शेषनाग की रीढ़ की हड्डी है। ये जो आप देख रहे हैं सर, ये शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां हैं जमीन में जी। क्योंकि पूरी पाताल को शेषनाग ने अपने ऊपर समाया है। तो आगे जो है वो उनका फन है, वो फन है जहां से हमने प्रवेश किया। ये उनकी रीढ़ है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं जी। ये आप देखिए जमीन में पूरा रीढ़ का इसका वो है, और जबकि ये पूरा मिट्टी में है बना हुआ, लेकिन नेचुरल होने की वजह से जिंदा है अभी तक। धरती पर कहीं और शेषनाग के प्रमाण नहीं मिलते। ये ऐसा सच है जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ शेषनाग का शरीर दिखता है बिल्कुल सर्प की तरह। ये सब सुनने में किसी कहानी की तरह लगता है, लेकिन धर्म में अगर आपकी जरा सी भी आस्था है तो इस स्थान पर पहुंचने के बाद आप इन चीजों पर यकीन करने से खुद को चाहकर भी नहीं रोक सकते। इस जगह पर बनी आकृतियां भले ही निर्जीव हो, लेकिन वास्तव में ये इतनी सजीव लगती है कि आप इन्हें चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वरुण सिन्हा, न्यूज 24, पिथौरागढ़।
तो आपने देखा शेषनाग, अब आपको दिखाते हैं वो नाग जिससे लाखों साल पहले समुद्र मंथन हुआ था, और वो कुंड जिसमें धरती के सभी नागों को जला दिया गया था। न्यूज़ 24 पर आज आप लाखों साल पुरानी उस वासुकी नाग को देखेंगे जिसे पकड़कर देवताओं और राक्षसों ने समुद्र को मथा था। वो आज भी पाताल भुवनेश्वर गुफा में मौजूद है। इनके बगल में आप देखिए सर, ये बासुकी हैं जी। आप अपने पीछे साइड में देखिए, ये बासुकी नाग है जी। ये बासुकी कौन से हुए? जिनसे सागर मंथन हुआ था, ऐसा उल्लेख है स्कंद पुराण में जी। इनका थोड़ा सा हमें दिखाइए कि कहाँ इनका मुंह है, किस? जी हाँ, ये इधर से गए सर, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से फिर ये अडबट भागों में बढ़ जाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस गुफा में लाखों तरह के सांप रहते थे। ये ऐसा नागलोक था जिसके प्रमाण धरती पर कहीं और नहीं मिलते। इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती कि जिस नाग से समुद्र मंथन हुआ वो आज भी मौजूद है। ये वासुकी वो हुए सर जिनसे सागर मंथन हुआ था जी। क्योंकि नागों के जो नाग हैं, शेष नाग इस पाताल में रहते हैं, तो उनके साथ सारे नाग इसके अंदर रहते थे। इच्छाधारी नागों का भी आवागमन होता था यहाँ, तो उनके साथ में जो है ये बासुकी भी यहाँ रखे गए सर। इन्होंने बासुकी से जो है सागर मंथन हुआ था जिसमें 14 रत्न निकले थे। एक तरफ से देवताओं ने उसको पकड़ा था रस्सा बना करके, एक तरफ से दैत्यों ने उसको पकड़ा था, तो ये वही बासुकी हुई है सर। इस गुफा में कुछ और हैरान करने वाली चीजें दिखाई दी। वो यज्ञ कुंड दिखाई दिया जिसके बारे में कहा जाता है कि राजा कुंड दिखाई दिया जिसके बारे में कहा जाता है कि राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने इसी कुंड में धरती के सभी सांपों की आहुति दे दी थी। यह है यज्ञ कुंड जी। ये आप देखिए पान के पत्ती के आकार में बना है जी। इसका पौराणिक उल्लेख है, राजा परीक्षित के लड़के हुए थे जन्मेजय जी। उन्होंने क्या किया, सारे पाताल के नाग जो हैं इस कुंड में जला दिए। अच्छा। लेकिन एक नाग इस कुंड से भाग गए थे जिनका नाम था तक्षक। बाद में उन्होंने ही राजा परीक्षित को डंक मार दिया था। अच्छा। तो वो तक्षक जो है सर वो ये है, ये आप देखिए पीछे, यहां से गए और यहां से इन्होंने टर्न लिया, और ये इनकी जीवा है सर जो सांप रेगने में निकालता है। इस गुफा में दिखाई दिया तक्षक नाम का वो नाग जिसने राजा परीक्षित को डसा था। इस कुंड और तक्षक नाग को लेकर आखिर क्या पौराणिक मान्यता है, सुनिए। इसका ऐसा जिक्र है सर, ये जो तक्षक थे जी। क्योंकि यज्ञ तो इनको मारने के लिए हुआ था, क्योंकि उनके लड़के ने सोचा कि अगर हम दुनिया के सारे नागों को जला देंगे तो कौन सा नाग उनको मार पाएगा। तो ये क्या हुआ, इंद्र के शासन में छिप गए। अब जैसे ही नागों की आहुति होने लगी तो ये जो है जब शासन में छिपे तो वहां से ये आम की पेटी के अंदर घुस गए। तो राजा ने समझा अब सब चीज तो कंप्लीट हो चुका है, अब ये लास्ट में आम की पेटी भेंट की जाए, तो वहीं से इन्होंने टंक मार दिया तक्षक ने जी। ये ऐसे बच निकले सर उससे, क्योंकि इनको तो वरदान था भगवान का। पाताल भुवनेश्वर गुफा का विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड के 103 अध्याय में मिलता है। पाताल भुवनेश्वर अपने आप में एक दैवीय संसार को समेटे हुए है। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, पिथौरागढ़। पाताल भुवनेश्वर गुफा रहस्य से भरी, पाताल भुवनेश्वर गुफा रहस्य से भरी हुई है, और जब एक एक रहस्य बेपर्दा होता है तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आती है। अब पत्थर के इस आकार को देखिए। मान्यता है कि यह काल भैरव देवता की जीभ है। वो काल भैरव जिन्हें मृत्यु और भय का देवता कहा जाता है। आज के शीशे दीवार है वो आपकी आवाज से टूटने चाहिए। वो तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान, का लीडर। आज के शीशे दीवार है वो आपकी आवाज से टूटने चाहिए। गिलगिट की तस्वीरें आई हैं जहां लोगों ने प्रदर्शन कर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए हैं।
कल मुजफ्फरबाद से भी तस्वीरें आई थी, वहाँ भी नारे लगे थे। लोगों का ताजा गुस्सा पाकिस्तानी सुरक्षा बल के उस कार्रवाई के बाद फूटा है, जिसमें उन्होंने 500 से ज्यादा युवकों को हिरासत में लिया था। लोगों का कहना है कि जिन युवकों को सुरक्षा बलों ने कैद किया है वो राजनीतिक हक की बात कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी बलों के खिलाफ नारे लगाए थे। ये विरोध प्रदर्शन उस क्षेत्र में हो रहा है जहाँ शिया लोग ज्यादा है। इसके साथ ही लोग चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि इससे केवल कुछ खास लोगों को ही लाभ मिलेगा। बहरहाल वहाँ के लोगों का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ काफी बढ़ा हुआ है। भारत भी इस पर नजर बनाए हुए है। वहीं पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगले साल पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी तिरंगा लहराएंगे। इस सीमावर्ती क्षेत्र की तिरंगा यात्रा का प्रारंभ भी इसी आह्वान से करेंगे कि एक और आजादी की लड़ाई अभी बाकी है और हमारा वही क्षेत्र, हमारे भाई जो पाक अधिकृत नाजायज कब्जे में हैं जम्मू कश्मीर के हिस्से में, उनको किस प्रकार वहां से छुटकारा दिलवाया जाए, स्वतंत्र किया जाए, ताकि वो आजाद हिंदुस्तान का हिस्सा। बलिया जनपद के नरही थाना के सामने फेफना विधानसभा के बीजेपी विधायक उपेंद्र तिवारी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पशु व्यापारियों से अवैध वसूली के खिलाफ धरने पर बैठे थे। देर रात पुलिस ने धरना स्थल पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान पुलिस ने टीयर गैस भी छोड़े। भगदड़ के दौरान पुलिस की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। यादव परिवार कहीं से गाय खरीद करके लाया था और उसको यीशु और एक नायब दरोगा उस गाय को जबरदस्ती उसके घर से खोल ले आए और उसे 50,000 रुपया जो है नगद जो है 50,000 रुपया भी उसे छिनैती कर लिए। देर रात हुई इस पुलिसिया कार्रवाई में 2 महिलाएं भी घायल हो गई हैं। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि भारी पुलिस फोर्स ने अचानक ही धरना स्थल पर धावा बोल दिया। इस दौरान पुलिस वालों ने महिलाओं को भी जमकर पीटा। वहाँ का फोर्स कुर्सी के यहाँ से गेट से हट कर भाग जाओ। हमने कहा कि सब लोग भाग गए, हमने के ऊपर गए, हमने की महिला हमने के कहाँ भागेंगे। ऊपर तुरंत लाठी डंडा गोली सब चलावे लगो, भागे लगनी। ऊपर से हमारा के एक महिला हमके ढकेल दे लिया। जेम्स पुलिस में आके हमारा लात चला दिल। लात चलेला के बाद हम फिर भी उठ के भागे लगनी। हमारा ऊपर अब भी भागे गई, डंडा उठा के कमर में मार दिल। कमर दरअसल नरही थाना के एसओ और कुछ सिपाहियों ने एक ट्रक से 5 पशुओं को बरामद कर पशु व्यापारी चंद्रमा यादव सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। इस मामले को लेकर फेफना विधानसभा के बीजेपी विधायक उपेंद्र तिवारी ने पुलिस पर पशु व्यापारियों से अवैध तरीके से पैसे वसूलने का आरोप लगाते हुए मुकदमा वापस करने और एसओ को हटाने की मांग को लेकर नरही थाना के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। जूझ रहा है। यह थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ, ये गौकसी का अड्डा बना हुआ। इसकी शिकायत लेकर के बालू खनन और गरीबों का अनाज इसी रास्ते से जाता है और यहाँ मंत्री के इशारे पर मंत्री के परिवार के लोग एक तरफ से खदान माल की ढुलाई करते हैं। वहीं बलिया के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि विधायक उपेंद्र तिवारी से कई बार बात हुई मगर वो अपनी जीत पे अड़े हुए थे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि विधायक जी से कहा गया कि अगर पशु खरीद के लाए गए थे तो पर्ची दिखाएं। इस बात पर भी वो तैयार नहीं हुए, जिसके तहत कार्रवाई की गई। से जो वापस लौट रहा था अपने तो एक ट्रक पे गाय दिखी। पुलिस को देख के जो ड्राइवर था गाड़ी छोड़ के भाग गया। तो सेमेस्टर बेटर वहाँ थोड़ी देर रुका रहा। फिर उसने एसओ साहब को कॉल किया कि गाय 5-6 गाय इसमें है, इनको ले जाए। एसओ आया, गाय को गाड़ी लेके अपने थाने पे आ गए और उसके बाद सवेरे मुकदमा लेके उन गायों को वहाँ के लोगों को सुपुर्द कर दिया। 11-11:30 बजे के आसपास जो एक व्यक्ति जो उसने क्लेम किया कि गाय मेरी है और मैंने जो है उसकी रसीद दी है, तो ये कहा उस समय रसीद पास नहीं थी। ये उससे कहा गया कि अगर आप रसीद लाते हैं तो हम आपको गाय सुपुर्द कर देंगे। मेरा लोग वो खुद अकेले नहीं आया। 11:30 बजे के आसपास कुछ देर बाद जो वहाँ के विधायक विधायक उपेंद्र तिवारी ये उनके साथ आए और वहाँ फिर वो एसओ के साथ काफ़ी उन्होंने हॉटटॉक की। हॉटटॉक करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप 50,000 रुपये भी छीन लिए। आपकी सिपाहियों ने महिलाओं के साथ नहीं की है। ये बात बताइए कि जब सिपाही गांव में गए ही नहीं, किससे पैसा उन्होंने छीना? जो भाई गए थे और हम जब गांव में गए किस महिलाओं के साथ बदतमीजी की सारी। बहरहाल पुलिस ने जिस उतावलेपन और जल्दीबाजी में कार्रवाई की उससे ये तो साफ नजर आ रहा है कि पुलिस लोकतंत्र को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। संजीव कुमार, बलिया, न्यूज़ फर्स्ट। ये 21वीं सदी के हिंदुस्तान की तस्वीरें हैं। 70 साल आज़ादी मनाने वाले देश की तस्वीरें हैं।
जमीन पर पीठ के बल रेंग कर महिलाएं अपने बच्चों के लिए 200 सीढ़ियां उतरती हैं। तस्वीरें भीलवाड़ा के पास बकराती माता की हैं। भूत प्रेतों से छुटकारा पाने के लिए रोज सैकड़ों लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ आने वाले लोग भोपा कहने वाले तांत्रिक के नाम पर नाचते हैं। भूत भगाने के नाम पर तांत्रिक जमकर मनमानी करते हैं। किसी को खंबे के चारों ओर 4 घंटे तक चक्कर लगवाए जाते हैं तो किसी के सर पर जूते रखकर घुमाया जाता है। ऐसा ना करने पर तांत्रिक पिटाई करता है। यहाँ अंधविश्वास के सबसे ज़्यादा पीड़ित महिलाएं हैं। भूत भगाने के नाम पर तांत्रिक 500 से 3000 रुपए की फीस लेता है। साथ ही महिलाओं को यातनाएं अलग से दी जाती हैं। जिस गंदे पानी में हाथ धोना मुश्किल है उसे गंदे पानी को गंदे जूते में भरकर पीने को मजबूर किया जाता है। भीलवाड़ा के इस मंदिर में अंधविश्वास का गोरख धंधा कई सालों से चल रहा है। कार्रवाई के नाम पर पुलिस और प्रशासन खाना पूर्ति करते हुए नजर आ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट टीवी। शिकायत लेकर रामशंकर कठेरिया की पत्नी आगरा के एसपी सिटी कार्यालय पहुंची कि उनका पालतू कुत्ता कालू कहीं से मिल जाए। पूर्व मंत्री रामशंकर कठेरिया की पत्नी का कहना था कि जब उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान की भैंस मिल सकती है तो उनका कुत्ता कालू भी मिल सकता है। मंगलवार की सुबह हमारा डॉगी 6 बजे करीब पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा है। 3-4 दिन से हम लोग काफ़ी ढूंढ रहे हैं, गली मोहल्ले कॉलोनीज वगैरह में सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। पूरा परिवार परेशान है। आज बहुत ज़्यादा परेशान होकर शाम के समय मैंने ये सोचा कि थाने जाकर एक FIR दे देते हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिल जाए। जब माननीय आजम खान साहब मंत्री आजम खान साहब की भैंस मिल सकती है तो हमारा डॉगी क्यों नहीं मिल सकता है। इसलिए आज हम एसपी सिटी साहब को के यहाँ ऑफिस में जाकर हम लोगों ने तहरीर दी है, किसी भी तरह हमारा डॉगी मिल जाए। कठेरिया की पत्नी के अनुसार किसी भी तरह से उनका कालू मिल जाए। कालू के जाने से पूरे परिवार में मायूसी है। लोग ही नहीं, कालू का साथी कुत्ता भूरा खाना नहीं खा रहा है क्योंकि दोनों साथ रहते थे। मृदुला कठेरिया का कहना है कि काफी विश्वास के साथ पुलिस के पास गई थी कि मंत्री जी की भैंस मिल सकती है तो कालू क्यों नहीं। पूरा मामला है वाराणसी के, जहां 70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वाराणसी के गांव में एक भूतपूर्व सैनिक ने अपने ग्रामीणों को 1 किलोमीटर सड़क भेंट की। जी हां, सही सुना आपने। यहाँ के भग्गू राय मौर्य वाराणसी में हिरामपुर गांव के निवासी हैं और अपनी सेना निवृत्ति के बाद मिले पैसे उन्हें यहाँ 1 किलोमीटर की सड़क का निर्माण करवाया। दरअसल प्रशासन से लगातार शिकायत करने के बाद भी यहाँ सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा था। कमान फिर से हमारे देश के सैनिक ने संभाली और अपनी सेना निवृत्ति के बाद मिले पैसे से 1 किलोमीटर की सड़क का निर्माण करवा दिया। एक्चुअल में क्या है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ 1 फीट का रास्ता होता था और उसमें भी नाली होती थी जो है, तो उस पर से लोग चल नहीं पाते थे। कई लोगों के हाथ पांव टूट जाते थे जो है, ट्रैक्टर भी नहीं आ पाता था। तो उसको देखते हुए जो है हमने सोचा कि भाई सड़क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी वजह से मैं जो है सड़क बनाने का निर्णय लिया जो है। सड़क के निर्माण की अनुमानित लागत 4 लाख रुपए थी। मौर्य ने 1978 में सेना में शामिल हो गए और 2012 में लेफ्टिनेंट के पद से रिटायर हुए। देश के सैनिक का शानदार उपहार पाकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। इस पूरे मामले पर शाहरुख खान ने ट्वीट किया कि मैं पूरी तरह सुरक्षा के तरीकों को समझता हूं। आज जो हालात हैं उसमें सुरक्षा का सम्मान करता हूं, लेकिन हर बार अमेरिकी अव्रजन विभाग द्वारा हिरासत में लिया जाना वाकई बहुत बुरा लगता है। शाहरुख ने इसके बाद एक ट्वीट में बताया कि हिरासत के दौरान एक अच्छी बात ये रही कि उन्होंने कुछ और नहीं पोकेमॉन पकड़े, क्योंकि जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो वो पोकेमॉन गेम खेल रहे थे। शाहरुख खान यूरोप में इम्तियाज अली खान की फिल्म की शूटिंग के लिए गए हुए थे, वहां से अमेरिका आए थे। इस घटना पर अमेरिका ने शाहरुख खान से माफी मांगी है और कहा है कि कोशिश है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। शाहरुख हिरासत में लिए जाने से आहत इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी उन्हें अमेरिका में हिरासत में लिया जा चुका है। बीते 7 साल में 3 बार शाहरुख खान को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा है। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर 2012 में भी ऐसा ही वाकया हुआ था। तब उन्हें न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर लगभग 2 घंटे के लिए हिरासत में रखा गया। हालांकि बाद में अमेरिका ने खेद जताया था और 2009 में शाहरुख को न्यू जर्सी में रोका गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।